हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था और उसके पहले मनी का फ्लो किस तरह होता है उसके बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय जानने से पहले इसके बारे में इसका पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक होता है फैक्टर कास्ट यानी कि लागत मूल्य, यानी कि एक होता है लागत मूल्य इसे बोलते हैं या कारक मूल्य भी बोलते हैं। असल में फैक्टर कास्ट यानी लागत मूल्य को बनाने में सबसे पहले 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे जो पहला चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वह पड़ेगी भूमि की, और उसके बाद पूंजी की, और उसके बाद श्रम की, और एक उद्यम व्यक्ति की। यानी कि पिछले क्लास में हमने देखा था पूंजी 2 प्रकार का होता है और श्रम भी 2 प्रकार का होता है। तो हम लोग देख रहे हैं फैक्टर कास्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए भूमि के उत्पादन में अगर हम कहीं से भूमि लेते हैं किराए पर, तो मान लीजिए यहाँ से 5 रुपया लगता है, और पूंजी अगर लगाते हैं तो मान लीजिए यहाँ से भी 2 रुपया लगता है, और श्रम में 3 रुपया लगता है, और उद्यम व्यक्ति यानी कि जो सभी में पैसा लगा रहे, यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 रुपया लगता है तो कितना हो गया 15, यानी कि 15 रुपया, यानी टोटल जो हो गया 15 रुपया। तो इसी को फैक्टर कास्ट बोलते हैं। यानी कि जो वस्तु को बनाने में जितना पैसा लगता है उसको ही फैक्टर कास्ट यानी लागत मूल्य कहते हैं। और एक होता है मार्केट प्राइस, यानी कि जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी कि जो लागत मूल्य होता है उसमें अगर टैक्स को जोड़ देंगे तो उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए भूमि पर 5 रुपया लगा, यानी टोटल 15 रुपया हुआ। अगर सरकार के द्वारा इसमें जैसे जीएसटी हुआ, अगर 2% जीएसटी लगता है तो यानी कि इसका मूल्य 15 से बढ़कर 17 रुपया हो गया, तो इसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी कि दोनों में अंतर देखा जाए तो बस टैक्स का अंतर है। अगर टैक्स लग जाएगा तो उसे मार्केट प्राइस कहेंगे, और जो साधन लागत है यानी कि जो वस्तु बनाने में जितना पैसा लग रहा है उसको लागत मूल्य या कारक मूल्य कहते हैं। तो चलिए इसके फिर आगे देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा फैक्टर कास्ट के बारे में यानी लागत मूल्य, और एक मार्केट प्राइस के बारे में देखा। यानी कि जब अगर सरकार आपको सब्सिडी देगी तो मार्केट प्राइस में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए 17 रुपया, यानी कि टैक्स जोड़कर, यानी कि इसमें 2% का टैक्स जीएसटी अगर जोड़ देंगे तो टोटल हुआ 17 रुपया। अगर मान लीजिए कोई सरकार अगर इसमें 2 रुपया की सब्सिडी दे रही है, जैसे सरकार सब्सिडी देती है अगर आप सौर ऊर्जा लगाएंगे तो उसमें सरकार आपको सब्सिडी देती है। यानी कि अगर इसमें से 2 रुपया का सब्सिडी मिलता है तो इसका मूल्य 15, जैसे यहाँ से 1 रुपया की सब्सिडी अगर सरकार देगी तो इसका मूल्य टोटल मार्केट प्राइस जो होगा 16 रुपया होगा। तो हम लोगों ने अगर टैक्स को जोड़ देंगे तो वो मार्केट प्राइस में आ जाएगा। अगर उसमें से सब्सिडी घटा देंगे तो उसे ही मार्केट प्राइस कहते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। यानी कि फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस में बस एक टैक्स का अंतर होता है। अगर टैक्स जोड़ देंगे तो उसको मार्केट प्राइस कहेंगे, अगर बिना टैक्स की बात करेंगे तो उसको फैक्टर कास्ट कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या होता है। असल में एक साल में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, एक साल के अंतर्गत जितना वस्तु का उत्पादन या सेवा दिया जाता है, एक साल के अंदर कि जितना भी वस्तु और सेवा दिया जाता है उसको राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी में काउंट किया जाता है। यानी कि एक साल में जितना भी वस्तु बनता है, अंतिम वस्तु का अंतिम मूल्य, जैसे गेहूं के माध्यम से पूर्ण रूप से अगर ब्रेड बनेगा तो इसको ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया यानी जब पूरी हो जाए उसको ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। यानी कि एक साल के अंदर देश में जितने भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाएगा उसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो
तो हम लोग राष्ट्रीय आय का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय कब लगा था, यानी राष्ट्रीय आय का इतिहास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो विश्व के स्तर पर देखा जाए तो 1665 में विलियम पिंटी द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। यानी कि विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो 1665 में सबसे पहले विलियम पिंटी द्वारा इसके राष्ट्रीय आय के बारे में बताया गया था। और भारत की नज़र से देखें तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने भारत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने 1876 में, यानी कि 1876 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और जो राष्ट्रीय आय का आकलन जिस वर्ष का किया था 1867 और 68 का इन्होंने आकलन किया था। यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए भारत के दृष्टिकोण से तो दादा भाई नौरोजी ने 1876 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो 1867 और 68 का राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ना कि 1876 का। इन्होंने 1867 और 68 का राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इन्होंने जो 3 क्षेत्रक होते हैं, यानी कि एक होता है कृषि और एक औद्योगिक और एक होता है सेवा क्षेत्र। तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने बस कृषि के क्षेत्र को मानकर किया था। इन्होंने प्रति व्यक्ति जो प्रति व्यक्ति आय बताया था, इन्होंने वह 20 रुपया, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। यानी कि हम लोगों ने देखा दादा भाई नौरोजी ने 1876 में 1867 और 68 का जो राष्ट्रीय आय था सबसे पहले इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। और उन्होंने जो केवल कृषि का क्षेत्र का राष्ट्रीय आय निकाल कर बताए थे। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन डॉक्टर B.K.R.B. राव ने किया था। यानी कि इन्होंने 1931 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताया था, इनका जो प्रति व्यक्ति आय था 77.90 रुपया। यानी कि इन्होंने बताया था कि 77 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से B.K. राव ने, जो पहले भारतीय थे, इन्होंने वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और इन्होंने 2 क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। एक था कृषि क्षेत्र और एक औद्योगिक क्षेत्र। जो B.K.R.B. राव थे, इन्होंने दो क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, एक कृषि के क्षेत्र में, एक औद्योगिक क्षेत्र में। और जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने बस कृषि के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को बताया था कि 20 रुपया है। और इन्होंने बताया 77.90 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। इन्होंने 1931 में पेश किया था और इन्होंने 1876 में पेश किया था। लेकिन जो पेश किया था 1867 और 68 का राष्ट्रीय आय पेश किए थे इन्होंने। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकालने की विधि, यानी राष्ट्रीय आय, यानी कि एक साल में जितना भी राष्ट्रीय आय हो रहा है वो, और जितना जनसंख्या है उससे भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन विलियम पिंटी ने किया था 1665 में। उसके बाद भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने 1876 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने केवल कृषि के क्षेत्र के रूप में किया था, बस कृषि को मानक मान के किया था। और इन्होंने जो राष्ट्रीय आय का किया था 1876 और
1867 और 68 का पेश किया था। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन BK राव ने 1931 में किया था। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 77.90 रुपये बताया था और इन्होंने दो क्षेत्र के रूप में किया था, एक कृषि था और एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किया था। और इन्होंने प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय टोटल जितना इनकम होता है उसको अगर जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, यानी कि आधारिक रूप से सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? आधारिक रूप से राष्ट्रीय आय का गणना आधारिक रूप से राष्ट्रीय आय का गणना 1948 में एक समिति गठन की जाती है जो कि राष्ट्रीय आय समिति के नाम से जानी जाती है। यानी कि 1948 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। यानी कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है 1948 में। इसके जो अध्यक्ष थे PC महालनोबिस थे। इसके जो अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। इसके जो अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। इसके दो सदस्य और थे, एक थे कि BKRB राव जिन्होंने पहले वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और एक थे DR गाडगिल थे। यानी कि हम लोगों ने देखा आधारिक रूप से राष्ट्रीय आय के कारण 1948 में एक समिति का गठन होता है जो कि राष्ट्रीय आय समिति के नाम से जानी जाती है। इसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस और जो इसमें दो और सदस्य थे, एक थे BKRB राव और एक थे DR गाडगिल। और इसके एक सलाहकार थे जो कि इसके एक सलाहकार भी थे साइमन्स कुजनेट। असल में ये एक फ्रांस के थे। फ्रांस के वैज्ञानिक। जब सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जब चर्चा किया गया था तो राष्ट्रीय आय का जनक अगर पूछेगा तो साइमन्स कुजनेट से। इन्होंने जब फ्रांस के एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था और इन्होंने ही बताया कि राष्ट्रीय आय को भारत में भी लगाना चाहिए। इन्होंने जो बताया था कि राष्ट्रीय आय को जो गृहिणी क्षेत्र है इसको भी शामिल करना चाहिए, लेकिन गृहिणी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। तो हम लोगों ने आधारिक रूप से राष्ट्रीय आय का गणना के बारे में देखा। 1948 में एक समिति का गठन होता है जो कि राष्ट्रीय आय समिति के नाम से जानी जाती है, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे और इसके दो सदस्य थे, एक थे DR गाडगिल थे, एक BKRB राव थे और इसके जो सलाहकार थे साइमन्स कुजनेट से। तो चलिए हम इसके आगे फिर देखते हैं। इस समिति का रिपोर्ट 1951 में पेश होता है और इन्होंने जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताया था 225 रुपया। इन्होंने जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताया था वह बताया था 225 रुपया। तो हम लोगों ने आधारिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में देखा। 1948 में एक समिति गठित होती है, राष्ट्रीय आय समिति गठन के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इनके जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इसके दो अध्यक्ष सदस्य थे, एक थे BKRB राव और एक DR गाडगिल थे और इसके एक सलाहकार थे साइमन्स कुजनेट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उसमें गृहिणी क्षेत्र को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन
गृहिणी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। और 1951 में यह जो समिति थी अपना रिपोर्ट पेश करती है। इन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय आय आकलन थी यानी कि 1951 के समय वह 225 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी। तो इसके आगे देखते हैं, यानी कि लगभग 1955 के समय 1955 तक जो राष्ट्रीय आय का आकलन का जो पेश किया जाता था वह पेश करता था CSO। जो राष्ट्रीय आय को पेश करता था वह CSO पेश करता था। लेकिन जून 2019 को CSO और NSSO का विलय कर दिया गया और एक अन्य समिति का गठन किया गया जो कि NSO के नाम से यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानी जाती है। यह अब राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वह NSO करता है। और इससे पहले यानी 1955 के बाद से CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करता था। लेकिन जून 2019 में CSO और NSSO का विलय कर दिया गया। अब जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है NSO करता है। तो हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय यानी 1955 से पहले 1955 के बाद से यानी कि 1955 के बाद से जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता था वह CSO करता था। लेकिन जून 2019 में CSO और NSO का विलय कर दिया गया। अब जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है NSO करता है जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना जाता है। तो चले इसे आगे देखते हैं फिर। एक शब्द होता है निवासी। निवासी किसे कहते हैं? एक शब्द होता है निवासी, यानी कि जो भी व्यक्ति जहां रह रहा है वह वहीं का निवासी होगा। अगर जो भी व्यक्ति यानी जहां रह रहा है, जहां यानी 1 साल से जो भी व्यक्ति 1 साल से जो भी व्यक्ति जहां भी रह रहा है और जो निवासी है उसका गतिविधि यानी कि आर्थिक जो गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधि है वह उस क्षेत्र से जुड़ा हो। जैसे कोई व्यक्ति यानी कि हम लोगों ने देखा कोई भी व्यक्ति अगर जहां रह रहा है 1 साल से वह वहां का निवासी माना जाएगा। और वहां की जो आर्थिक गतिविधियां यानी कि जो सामान खरीद रहा है या बेच रहा है, जो भी व्यापार कर रहा है वह वहां से जुड़ा होगा। उसे उसी क्षेत्र का यानी जहां रह रहेगा वहीं का निवासी इसको माना जाएगा। जिसकी आर्थिक गतिविधियां उस क्षेत्र से जुड़ा हो उसे निवासी उस क्षेत्र का माना जाएगा। अब देखते हैं भारत के सामान्य नागरिक होने के लिए क्या क्या। भारत के लिए समान नागरिक, भारत का सामान्य नागरिक किसे कहेंगे? यानी भारत का सामान्य नागरिक यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में, जैसे ये कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर अन्य की बात करें, जैसे भारत के ही लोग अगर अन्य देश में यानी दूतावास के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो वह भी भारत के ही निवासी माने जाएंगे। यानी कि भारत के जो सामान्य नागरिक हैं, जो भारत के निवासी हैं, वह भारत से जुड़े होंगे और इनकी जो गतिविधियां होगी वह भारत से जुड़ी होगी। और जो अन्य की बात करते हैं तो भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं उन्हें भी भारत के लोग हैं वह विदेश में यानी दूतावास के रूप में काम कर रहे हैं, एम्बेसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा।
तो हम लोगों ने देखा निवासी के बारे में, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर 1 साल से कहीं भी रह रहा है, उसकी आर्थिक गतिविधियां उस क्षेत्र से जुड़ी होगी तो उसे निवासी माना जाएगा। और भारत का सामान्य नागरिक के बात करते हैं, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है और भारत की गतिविधियां से जुड़ा हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर भारत के ही लोग अगर अन्य देश में यानी कि दूतावास के रूप में काम करते हैं तो वह भी भारत के नागरिक ही माने जाएंगे। तो हम देखते हैं जीडीपी के बारे में। यानी कि हम देखते हैं जीडीपी क्या होता है। एक जीडीपी होता है और एक जीएनपी होता है। जीडीपी मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और जीएनपी मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है। यानी नेशनल मतलब यहाँ से राष्ट्रीय से मतलब है, राष्ट्रीय मतलब नागरिकता, नागरिक को ही राष्ट्रीय बोलते हैं। यानी कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, और इसको बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि जीडीपी मतलब क्या होता है, यानी कि भारत में, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में एक साल से किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है उसे भारत के जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु या सेवा या कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो वह भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। यानी कि इससे मतलब ये नहीं है कि कौन उत्पादन कर रहा है या कौन सेवा कर रहा है, या अगर भारत के सीमा के अंदर यानी भारत के घरेलू क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी वस्तु का उत्पादन या सेवा हो रहा है तो वह भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ये मतलब नहीं है कि अगर विदेशी कोई भी है, अगर विदेश का कोई भी कंपनी है, अगर भारत में वो कोई भी अगर मशीन लगाई है, अगर यहाँ से जो पैसा मिलता है तो वह भारत के ही जीडीपी में काउंट होगा। अगर भारत का कोई व्यक्ति यानी राष्ट्रीय यानी कि विदेश में, यानी कि भारत का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर काम कर रहा है तो वह भारत के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि भारत के अगर घरेलू सीमा के भीतर अगर विदेश वाले चाहे भारत वाले जितने भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो वह भारत के जीडीपी में ही जोड़ा जाएगा, जिसे भारत जीडीपी में ही जोड़ा जाएगा, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जो जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यानी किसी भी देश के निवासियों द्वारा किसी भी देश के निवासियों द्वारा अगर वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो वह जीएनपी में जोड़ा जाएगा। यानी ये मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए अन्य देश के अगर अन्य देश के जितने भी निवासी होंगे वह किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो वह जीएनपी में जोड़ा जाएगा। जैसे अगर भारत का कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ का जो पैसा होगा वह भारत के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ का जो जीएनपी होगा वह भारत के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए जीएनपी मतलब होता है जैसे भारत के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे, और जो भारत में विदेशी लोग हैं उसको घटा देंगे तो भारत का जीएनपी आ जाएगा। भारत में जितने विदेशी हैं उसको घटा देंगे तो भारत का जीएनपी आ जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा अगर भारत के लोग अगर विदेशों में काम कर रहे हैं तो उसको जोड़ देंगे जीडीपी में, और भारत में जो लोग काम कर रहे हैं यानी विदेश वाले काम कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो भारत का जीएनपी आ जाएगा। यानी जो भारत के लोग हैं वो पैसा भारत में भेजेंगे
तो उसको काउंट किया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। और जो भारत में विदेश वाली कंपनियां हैं उसको अगर घटा देंगे तो भारत का जीएनपी यानी जीएनपी आ जाएगा। और एक होता है एनडीपी, एक होता है एनडीपी होता है जो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एनडीपी मतलब अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास, अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा तो वह एनडीपी आ जाएगा, यानी कि नेट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। यानी कि अगर जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वह एनडीपी आ जाएगा। यानी कि मूल्यह्रास मतलब जैसे मान लीजिए मूल्यह्रास मतलब कोई वस्तु 2008 में, कोई वस्तु 2018 में, कोई वस्तु मान लीजिए कोई मोबाइल है 2018 में इसका मूल्य 10,000 है, 10,000 है, और 2021 में अगर इसी अगर मोबाइल को खरीदेंगे हम तो यह 10,000 ना होकर यह मोबाइल लगभग 5 से 6,000 में कोई खरीदेगा। यानी कि लगभग 5,000 का मूल्यह्रास हो रहा है। यानी कि 5,000 का यानी कि 5,000 कहाँ चला गया, इसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर 2018 में इतना मूल्य है तो 2021 में बात करेंगे तो इसमें जो मूल्यह्रास हो रहा है उसी को जो कमी हो रही है इसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। यानी कि अगर जीडीपी में से जितना मूल्यह्रास यानी कि जो खर्चा यानी टूट फूट जो हो रही है उसको अगर निकाल देंगे तो वह एनडीपी कहलाएगा। अगर जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, अगर जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वह एनएनपी हो जाएगा, एनएनपी। यानी कि जो राष्ट्रीय आय होता है वह एनएनपी होता है। यानी कि इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय यही होता है, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है यही होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा अगर जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास यानी जो टूट फूट जो घिसावट हो रही है साल भर में जितना भी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है कोई मशीन खरीद रही है तो जरूरी नहीं है कि यह जैसी मशीन पहले थी वैसे ही होगी। यानी कि इसमें आगे चलकर कुछ खर्चा होगा और इसमें कुछ टूट फूट होगी यानी कुछ घिसावट होगा, तो इसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अगर जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो एनएनपी आ जाएगा, यानी कि शुद्ध जो राष्ट्रीय आय होता है, जो सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है वह एनएनपी ही होता है। तो अब देखते हैं जो जीडीपी होता है वह कितने प्रकार का होता है। असल में जीडीपी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जीडीपी हुआ जीडीपी एनडीपी, जीडीपी एनडीपी एनएनपी, और एक जीडीपी एनएनपी जीएनपी एक। यानी कि ये सभी चारों जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र का जीडीपी, एक रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी जो 2022 तक जीडीपी बढ़ाने की बात की गई है 5 ट्रिलियन। असल में वह रियल जीडीपी नहीं है, वह नॉमिनल जीडीपी की, वह रियल जीडीपी की बात की गई है। यानी कि 8% जो 5 ट्रिलियन बनाने के लिए जो 8% की ग्रोथ की जरूरत है वह रियल जीडीपी की बात की गई है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
रियल जीडीपी। यानी कि नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को यह नाम मात्र का जीडीपी होता है, और जो रियल जीडीपी होता है वह वास्तविक जीडीपी होता है। जो सरकार है वह नॉमिनल जीडीपी ही हमको दिखाती है, ना कि रियल जीडीपी दिखाती है। हमेशा जो रियल जीडीपी से अधिक होगा नॉमिनल जीडीपी होगा। यह बस नाम मात्र का जीडीपी होता है। जैसे इसमें जो होता है मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है, और इसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें जो आधार वर्ष मानकर, यानी कि चालू लागत पर वस्तु का काउंट किया जाता है। यानी कि हम लोग देखते हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 2005 में कोई वस्तु है, इसका मूल्य, कोई वस्तु जैसे मार्कर हुआ, 5 मार्कर का निर्माण किया। 5 मार्कर मान लीजिए कि 2005 में 5 मार्कर बना, इसका जो मूल्य है वह 10 रुपया है। और इसके बाद एक 2005 में पेन की बात, 2010 में अगर मार्कर की देखा जाए तो 6 मार्कर बना, और इसका जो मूल्य है वह 11 रुपया है। और 2020 में मान लीजिए, 2020 में अगर देखा जाए तो 10 मार्कर बना, और इसका जो मूल्य है वह 20 रुपया है। तो यानी कि हम लोग इसको देखें तो 50 रुपया ये हुआ, और ये हुआ 66 रुपया, और यहाँ पर यानी 200 रुपया। हेलो दोस्तों, तो हम देख रहे थे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो यानी कि देख रहे थे 2010 में अगर किसी वस्तु का उत्पादन 5 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और इसका मूल्य है जो 20 रुपया है। यानी किसी वस्तु का उत्पादन 5 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसका मूल्य है 20 रुपया। तो टोटल होगा, जो टोटल 2010 की जो टोटल जीडीपी होगी 100 रुपया होगी। और 2012 में देखते हैं तो वस्तु जो है वह एक बढ़ गया है, और 6 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और इसका मूल्य घटकर 19 रुपया हो गया है, जो कि टोटल हो रहा है जीडीपी 114 रुपया। और 2020 में देखते हैं तो जो वस्तु का उत्पादन होता है 10 वस्तु का उत्पादन होता है, लेकिन जो वस्तु का कीमत है वह घटकर 15 रुपया हो जाता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी जो है वह बढ़ रही है, लेकिन यह रियल जीडीपी नहीं है, यह नॉमिनल जीडीपी है, यह नाम मात्र का जीडीपी। यानी कि यह जीडीपी जो बढ़ रही है वह वस्तु का उत्पादन भले ही बढ़ रहा है, लेकिन जो मूल्य है उसमें कमी आ रही है। इस वजह से इसका जो जीडीपी है वह बढ़ रहा है, और जो इसका जीडीपी है वह बढ़ रहा है। और जो रियल जीडीपी होता है इसमें मुद्रास्फीति का शामिल नहीं करते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो वृद्धि हो रही है वह मुद्रास्फीति के कारण ही हो रही है, यानी कि महंगाई के कारण ही हो रही है। और जो अगर रियल जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें आधार वर्ष मानकर, यानी कि कोई आधार वर्ष मान लिया जाता है, उसके आधार पर इसका जीडीपी निकाला जाता है। जैसे रियल जीडीपी अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग मान रहे हैं 2010 का, जैसे मान लीजिए हम लोग 2010 का आधार वर्ष मान लेते हैं। तो जैसे 5 वस्तु का उत्पादन हुआ तो हम लोग 5 लेंगे यहाँ पर, और जो उस समय का मूल्य है वह 2010 में मूल्य है वह 20 रुपया है, तो हम लोग 20 रुपया ही लेंगे। और 2012 की बात करते हैं तो हम जो आधार वर्ष जो जिस समय कमाने हैं उस समय का ही वस्तु जो कीमत है उसका ही लेंगे, और इस 2012 में जितना मूल्य है उसको लेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि उस समय जो वस्तु का निर्धारित मूल्य है उसको ले रहे हैं, और जो वस्तु का उत्पादन है उसके बारे में देख रहे हैं। तो यानी कि इस समय तक 5 वस्तु का बना था, तो हम लोग 5 वस्तु को ही आधार मानकर करेंगे, और इसका जो मूल्य है वह घट रहा है। तो जो रियल जीडीपी होगी वही वास्तविक जीडीपी होगी। यानी कि हम लोगों ने देखा इसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं हुआ है। इसमें जो मुद्रास्फीति के शामिल होने के कारण ही इसका जो मूल्य है वह बढ़ रहा है। तो जो रियल जीडीपी होता है वही वास्तविक जीडीपी होता है।
और जो रियल जीडीपी होता है उसको आधार वर्ष मानकर करते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा नॉमिनल जीडीपी के बारे में और रियल जीडीपी के बारे में। जो नॉमिनल जीडीपी होता है इसमें मुद्रास्फीति के कारण इसका जो दाम है वो बढ़ जाता है और जो वस्तु का उत्पादन है वो कम हो जाता है। और जो रियल जीडीपी है इसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करते हैं। ये जो जीडीपी होता है यह किसी वर्ष का आधार वर्ष मान लिया जाता है और उसी आधार पर उसी वस्तु को काउंट किया जाता है। यानी कि करेंट जो नॉमिनल जीडीपी है वह करेंट प्राइस पर इसका दाम निकाला जाता है, जो कि रियल जो जीडीपी था वह उसको आधार वर्ष मानकर किया जाता है। असल में आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष के बारे में देखते हैं। आधार वर्ष हर 5 साल पर चेंज होता है। आधार वर्ष है अभी जो फिलहाल जो आधार वर्ष है जीडीपी का वह 2011-12 है। आधार वर्ष हम उसी साल को उसी समय को मानेंगे जिस समय कोई आपदा नहीं हुई होगी। जैसे आधार वर्ष 2019-20 को हम 2020 को कभी भी आधार वर्ष नहीं माना जाएगा क्योंकि इस समय कोरोना का प्रकोप था। यानी कि जिस समय कोई आपदा जैसी स्थिति नहीं होगी उसी को आधार वर्ष माना जाता है। फिलहाल जो आधार वर्ष अभी माना गया है 2017-18, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। जो जीडीपी का जो न्यू आधार वर्ष है 2017-18 है, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया है। जो फिलहाल जो लागू है आधार वर्ष वह 2011 और 12 का ये आधार वर्ष लागू है। जैसे मान लीजिए आधार वर्ष मतलब जैसे 2005 है और 2020। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जैसे एक कलम का उत्पादन हो रहा है, इसका मूल्य है 5 रुपया। 5 कलम का उत्पादन हो रहा है, इसका मूल्य है 5 रुपया, तो टोटल होगा 25 रुपया। और यहाँ पर कोई मार्कर अगर बन रहा है यहाँ पर मान लीजिए 4 है, ये 5 है, चलिए रहने दीजिए इसको। यानी कि हम लोगों ने आधार वर्ष के बारे में देखा। आधार वर्ष जो है हर 5 साल पर चेंज होता है। फिलहाल जो आधार वर्ष है 11-12 का है आधार वर्ष है और अभी फिलहाल चेंज हो गया है, लेकिन यह पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया है 2017-18 का। हम देखते हैं अब राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। यानी कि हस्तांतरण भुगतान की बात करते हैं। अगर हस्तांतरण भुगतान की बात करते हैं तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब हस्तांतरण भुगतान मतलब जैसे पेंशन हुआ, पुरस्कार हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर पुरस्कार मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाले के बारे में देखा। जो पहला है हस्तांतरण भुगतान, यानी कि पेंशन हुआ, पुरस्कार हुआ, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और जो दूसरा है पूंजी लागत को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2015 में कोई 2 BH का मकान है,
इसका जो उस समय मूल्य था, उस समय किसी व्यक्ति ने 2015 में एक 2 BH का मकान खरीदता है जो कि 2 लाख में खरीदता है, लेकिन इसको जब बेच रहा है यानी कि 2020 में जब इसको बेचेगा, लगभग इसको मान लीजिए 4 लाख में अगर बेचता है, तो यह जो GDP है उसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2015 में इसको काउंट किया गया था उस समय। लेकिन अब जो फिर से अगर इसको बेचा जाएगा तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह दोहरी आय में आ जाएगा, इसीलिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा हस्तांतरण भुगतान को भी शामिल नहीं करेंगे और पूंजी लागत को भी शामिल नहीं करेंगे। यानी कि हम लोगों ने पहला देखा हस्तांतरण भुगतान, इसको पेंशन या पुरस्कार को भी शामिल नहीं करेंगे और पूंजी लागत को भी। यानी कि यहाँ पर 2 लाख जो खरीदा था इस 2015 में 2 लाख का इस व्यक्ति ने खरीदा था, लेकिन जो 2020 में अगर इसको बेच रहा है तो वह 4 लाख का बेच रहा है। लेकिन ये जो 4 लाख हो रहा है यह मुद्रास्फीति के कारण इसका मूल्य बढ़ा है, मुद्रास्फीति के कारण इसका मूल्य बढ़ा है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो तीसरा हम देखते हैं, यानी कि जैसे तीसरा हुआ, जैसे मिलावट हुआ, अपहरण हुआ। यानी कि कोई अगर मिलावट करेगा तो वो बताएगा नहीं कि हम इतना मिलावट कर रहे हैं, तो इस सरकार को इसके बारे में भी पता नहीं चलेगा, यानी कि इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो अपहरण है, जो अपहरण के माध्यम से जो लोग पैसा लेते हैं, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कोई बताएगा थोड़ी कि हम अपहरण किए हैं और इतना पैसा लिए हैं, तो इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाले के बारे में देखा। जो पहला है हस्तांतरण भुगतान, यानी कि किसी को अगर पेंशन मिलता है या पुरस्कार मिलता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और जो दूसरा देखा पूंजी लागत, यानी कि अगर 2015 में कोई व्यक्ति 2 BH का मकान खरीद रहा है, चाहे कोई भी मकान, तो इसका जो मूल्य है 2 लाख रुपया है, लेकिन अगर इसको 2020 में अगर बेच रहा है तो इसका मूल्य बढ़कर 4 लाख रुपया हो गया है इसका। लेकिन ये जो मूल्य बढ़ा है वह मुद्रास्फीति यानी महंगाई के कारण इसका मूल्य बढ़ा है। और जो तीसरा हम लोगों ने देखा, यानी कि अगर मिलावटी की बात की जाए या कोई अपहरण की बात की जाए तो इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। और चौथा देखते हैं, पुरानी वस्तु का अगर बिक्री, अगर मान लीजिए कोई पुरानी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रिज है, अगर यह 2005 में इस अगर कोई व्यक्ति 2005 में एक फ्रिज खरीदता है जिसका मूल्य लगभग 10,000 है। अगर यह OLX जो होता है, OLX, इसकी सहायता से किसी वस्तु को अगर यह बेच रहा है, मान लीजिए ये 2005 में यह फ्रिज खरीदा था जिसका मूल्य 10,000 था, और OLX के माध्यम से किसी व्यक्ति को यह बेच रहा है, जैसे 2020 में इसको अगर बेचा तो यह जो 10,000 में 10,000 तो नहीं होगा, जैसे 8,000 में इस व्यक्ति को अगर बेचेगा तो यह भी राष्ट्रीय आय के जो राष्ट्रीय आय है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब 2005 में इस वस्तु को खरीदा गया होगा उसी समय इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया होगा। लेकिन जब फिर से इस वस्तु को अगर बेचा जाएगा 2020 में तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर OLX की बात करते हैं तो यह कमीशन के माध्यम से, यानी कि 1,000 जो कमीशन लेगा यानी बेचवाने के लिए, तो इसको बस राष्ट्रीय आय में इसको शामिल किया जाएगा, ना कि इसको शामिल किया जाएगा। यानी कि जो OLX के माध्यम से अगर ये बेच रहा है तो बस इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन इसको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पहले है, जो फ्रिज का दाम है वह पहले यानी कि 2005 में ही इस वस्तु को GDP यानी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया था, और इसको फिर से 2020 में इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के जो शामिल नहीं होने वाले हैं उसके बारे में देखा। जो हस्तांतरण भुगतान है
उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और जो जो मकान है, मान लीजिए जो पिछले कई कई सालों का, यानी कि 2005 में मकान कोई खरीद रहा है और इसको जब 2020 में बेचेगा तो इसका जो दाम बढ़ा है वह मुद्रास्फीति के कारण ही बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि यह जो है इसको राष्ट्रीय जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। और जो ओएलएक्स वाला था, बस उसको, यानी ओएलएक्स के माध्यम से अगर कोई वस्तु को बेचा जा रहा है तो जो उसको जो लाभ हो रहा है बस उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, ना कि जो फिर से बेचा जा रहा है उसको शामिल किया जाएगा। और एक होता है गृहिणी। जो गृहिणी यानी कि जो महिलाएं हैं जो घर में खाना वाना बनाती है, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन यह व्यक्ति अपने खाना बनाने के लिए किसी गृहिणी को रख रहा है, किसी गृहिणी को अगर रखा हुआ है, तो यह जो इसको ये जो व्यक्ति है इसको काम करने के बदले इसको जो पैसा दे रहा है, जैसे मान लीजिए 2000 रुपया इसको दे रहा है, जब यह रसोइया के रूप में इसके घर में काम करेगी, जब रसोइया के रूप में इसको घर के रूप में काम करेगी तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर रसोइया है, अगर किसी घर में काम कर रही है तो वह राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर इस महिला से अगर शादी कर लेता है, यानी कि यही व्यक्ति अगर इस महिला से शादी कर लेता है तो यह तो खाना अगर बनाएगी ही, ये इसका जो काम है, यानी पहले जो खाना बनाती थी वह खाना तो बनाएगी ही, लेकिन अब जो इसको पैसा अब जो इसका राष्ट्रीय आय होगा इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो यह अब काम करेगी खाना बनाने वाली, तो इसको पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसको राष्ट्रीय आय में अब शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर गृहिणी की बात करते हैं तो गृहिणी जो होगी, यानी जो महिलाएं हैं घर में खाना बना रही हैं, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वह कहीं काम या होटल में काम कर रही है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो घर में महिलाएं हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। एक थे साइमन कुजनेट्स, यह एक फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने इनके ही माध्यम से ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन के बारे में चर्चा किया गया था, यानी कि इसको राष्ट्रीय आय का जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने ही बताया था कि राष्ट्रीय आय है जो गृहिणी है उसको शामिल करना चाहिए। लेकिन जैसा ही फ्रांस में राष्ट्रीय आय का आकलन जिस तरह से किया जाता है, यानी कि वहाँ पर भी गृहिणी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो सेम टू सेम वही भारत में ही लागू हुआ है। इसलिए जो भारत में जो सेम टू सेम लागू किया गया है, तो यहाँ पर भी जो गृहिणी है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो पहला देखा हस्तांतरण के बारे में, यानी पेंशन या भुगतान के बारे में, यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और फिर एक गृहिणी है, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और एक है राष्ट्रीय आय मापने की विधि है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। एक जो है उत्पादन विधि द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय आय को अगर मापना होगा तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि देश में, यानी पूरे देश में कितना का उत्पादन हो रहा है, उस माध्यम से भी राष्ट्रीय आय का माप सकते हैं। और जो दूसरा है वह राष्ट्रीय व्यय, यानी कि राष्ट्रीय व्यय या खर्च जो हो रहा है, यह देखेंगे कितना खर्च या कितना कुल हो रहा है, उसके माध्यम से भी राष्ट्रीय आय का मापन हम कर सकते हैं। यानी कि पहला हम लोगों ने उत्पादन के बारे में देखा, और जो व्यय के बारे में देखा, और तीसरा है राष्ट्रीय आय।
यानी कि हम लोग देखेंगे कि कितना, सबसे पहले देखेंगे कितना आय है पूरा राष्ट्र का, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, और कितना खर्च हो रहा है उस हिसाब से भी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ हैं। और उत्पादन की विधि से भी हम पता लगा सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है उसको किस तरह से मापा जा सकता है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ है वह मिश्रित व्यवस्था है। मिश्रित आय के माध्यम से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। यानी कि हम लोगों ने जो 3 विधियाँ है इसके बारे में देखा, एक है उत्पादन विधि, एक राष्ट्रीय व्यय विधि, और तीसरा राष्ट्रीय आय विधि के माध्यम से भी हम लोग राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था राष्ट्रीय आय के बारे में फैक्टर कास्ट, फिर मार्केट प्राइस के बारे में देखा था, फिर जीडीपी के बारे में देखा था, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और फिर देखा था आधार वर्ष के बारे में, फिर इसके मापने की जो विधि है इसके बारे में देखा था, फिर नॉर्मल जीडीपी के बारे में देखा था, फिर रियल जीडीपी के बारे में देखा था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।